हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी की शिक्षा पर। और मैं हूं आपका दोस्त आशीष झा, फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं, पूरा विश्लेषण करेंगे उसका कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी से और अब की एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, बात करेंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं वीडियो बनाता हूं मैं। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन की वजह से मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसके ऊपर जो HRD मिनिस्टर जो HRD मिनिस्टर है उसका नाम अब बदल कर एजुकेशन मिनिस्टर मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। तो जो शिक्षा मंत्रालय है हमारा, तो उनका कहना है कि अभी जो हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, उस एजुकेशन पॉलिसी के अप्लाई होने के बाद जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होगा, हमारी टीचिंग सिस्टम जो है वो भी चेंज होगी। उसके बाद असेसमेंट है जो हमारा है, जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके पूरे पैटर्न चेंज हो जाएंगे। और ये सिर्फ स्कूल में नहीं, कॉलेजेस में भी होंगे, सिर्फ स्कूल में नहीं होंगे। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ये स्कूलों में भी अप्लाई किए जाएंगे, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, तीनों मतलब हर फॉर्मेट पे इसका अप्लाई होगा। और इससे पहले हमारे देश में, भारत देश में 2 बार एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा नीति बनी है। सबसे पहले कब बनी थी? 1968 में। उसके बाद दूसरी बार बनी थी 1986 में, जिसको कि 1992 में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। बस कुछ चेंजेस किए गए थे छोटे मोटे, पूरा सिस्टम नहीं बदला गया था, बस थोड़े चेंजेस किए गए थे। इसलिए आप काफ़ी जगह पे देखोगे ये लिखा होता है। इससे पहले अगर आपने कहीं पढ़ते होगे तो लिखा आता होगा एजुकेशन पॉलिसी 1986/1992। तो 1992 में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था और कुछ नहीं किया गया था। फिर उसके बाद अब आई है NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसका जो ड्राफ्ट है उसको मई 2019 में ही गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दिया था, ताकि मतलब उसको पब्लिक कर दिया था कि लोगों का इस पर क्या सुझाव है। तो इसके ऊपर 1,25,000 सुझाव आए भी थे। तो उन सुझावों पर अमल करने के बाद ही आगे की मतलब जो फाइनल पॉलिसी तैयार हुई है, ये इन मतलब ये सुझावों पर अमल करने के बाद ही फाइनल पॉलिसी तैयार हुई है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम पार्ट्स में समझ लो पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स में पढ़ने वाले का मतलब क्या है कि पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो ये जो नई शिक्षा नीति है उसका स्कूल एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद फिर लैंग्वेज के उस पर इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, लैंग्वेज से क्या रिलेशन है। उसके बाद हायर एजुकेशन में इसका क्या रिलेशन है, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी से इसका क्या रिलेशन है। उसके बाद फिर फाइनेंस से क्या इसका रिलेशन है। फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहला स्कूल सिस्टम। अब स्कूल सिस्टम पे आते हैं तो आपने अभी तक जो पढ़ा होगा या फिर इस वक्त तक जितने बच्चे भी निकले हैं, मतलब पढ़ रहे हैं स्कूल्स में या फिर पढ़ के निकल चुके हैं, उन्होंने या तो 10+2 वाले मतलब सेकेंडरी स्कूल से के माध्यम से पढ़े होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। लेकिन अब उसको चेंज करके यानी 10+2 सिस्टम को चेंज करके उसको कर दिया जाएगा 5+3+3+4 यानी 5, 3, 3, 4 इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले था 10+2, अब इसको जो पॉलिसी आएगी अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 5+3+3+4। तो ये जो जितने भी हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इनको। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको कहते हैं फाउंडिंग स्टेज। तो फाउंडिंग स्टेज में जो है
5 साल है टोटल, यानी फाउंडिंग स्टेज में 5 साल का एजुकेशन है। उसमें जो प्री प्राइमरी जो क्लासेस होते हैं वो फर्स्ट टू थर्ड, यानी फर्स्ट टू थर्ड कह रहा हूँ, जैसे नर्सरी, LKG, UKG, ये प्री प्राइमरी क्लासेस हैं। उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड क्लास ये इसमें फाउंडिंग स्टेज में आ जाएंगे 5 साल के। और आपको अगर पता होगा अभी इस वक्त इस टाइम तक भी जो गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में प्री प्राइमरी की कोई एजुकेशन नहीं होती, यानी प्री प्राइमरी स्कूल जैसे नर्सरी, LKG, UKG ये सब नहीं पढ़ाया जाता, और उनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, जिसमें मतलब लेना है आपको। लेकिन नर्सरी, LKG, UKG को ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। प्राइवेट्स में होता है, जो बच्चे प्राइवेट से पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा ये बात, प्राइवेट्स में तो होता है, पर गवर्नमेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल्स में नहीं होता ऐसा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो पब्लिक स्कूल है यानी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें भी प्री प्राइमरी की पढ़ाई होगी। उसके बाद जो सेकंड इसका स्टेज है वो होता है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में कितने साल होते हैं? 3 साल का होता है। उसमें कौन कौन से क्लास होते हैं? 3rd, 4th, 5th, यानी 3rd से लेकर 5th क्लास तक ये प्रिपरेटरी स्टेज में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में भी 3 साल के लिए होता है, 3 ईयर्स होते हैं। उसमें कौन कौन से क्लासेस आते हैं? 6 to 8 तक के क्लास आते हैं। अब जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो सेकेंडरी स्टेज है, पहले 10th और 11th और 12th होता था हमारा सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन अब जो सेकेंडरी एजुकेशन है या फिर सेकेंडरी स्टेज है वो होगा 4 साल का। कौन सी क्लास से लेकर? 9 से लेकर 12 तक का। और पहले जैसे अभी इस टाइम पे भी मैं लगा लो, पहले क्या इस टाइम तक भी जो बच्चे 11th में जाते हैं उनको अलग सब्जेक्ट्स, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज़ करने का, चूज़ करके पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन जो 9th 10th के बच्चे हैं उनको भी सबको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 9th क्लास से ही बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अलग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं अपने अलग अलग सब्जेक्ट लेके जो उनका मन है। कोई कॉमन सब्जेक्ट ऐसा कोई वो नहीं होगा कि आपको यही पढ़ना पड़ेगा जैसे इस वक्त तक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ये सेकेंडरी में आ जाएगा। अब नई एजुकेशन पॉलिसी NEP का कहना है कि उसने जो है, जैसे मान लो अभी इस टाइम तक भी जो एजुकेशन राइट है, यानी मतलब जो पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, वो 6 से 14 साल तक के बच्चों में, यानी शिक्षा अधिकार हमारा ये कहता है कि 6 से 14 बच्चों को कम से कम 14 साल, कम से कम 6 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। आप उसके बाद ही पढ़ा सकते हो, उससे पहले ही पढ़ा सकते हो, लेकिन इतना आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अब उसको बदलकर 3 से 18 साल कर दिया जाएगा। इसमें अभी तक मतलब कानून में कोई संशोधन नहीं किया है, लेकिन NEP भी, हमारी नई शिक्षा नीति ये कहती है कि ये करना पड़ेगा। बाकी अगर संशोधन करते हैं तो वेल एंड गुड, बाकी करेंगे तो संशोधन तो करेंगे कानून में, और 3 से 18 साल तो करेंगे, लेकिन देखते हैं कब तक करते हैं। अब NEP का जो एक क्रिटिसिज्म जो है वो ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उस नई एजुकेशन पॉलिसी को। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो ये जैसे मान लो प्री प्राइमरी स्कूल्स, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बेसिकली आंगनवाड़ी पर निर्भर रहते थे, यानी आंगनवाड़ी के जो लोग पढ़ाने वाले हैं उस पर निर्भर रहते थे। लेकिन आंगनवाड़ी में जितने भी लोग होते हैं, उसके कार्यकर्ता जो भी हैं, मतलब काम करने वाले जितने भी आंगनवाड़ी में हैं, उनको ना तो पढ़ाने की पूरी एक्सपीरियंस है और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म है, एक क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है इनको कि जब प्री प्राइमरी स्कूल की हर बच्चों को आप मतलब प्री प्राइमरी स्कूल के उसमें क्लासेस में, स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाओगे, इसलिए आंगनवाड़ी का सेटअप किया जाएगा। तो लेकिन आंगनबाड़ी में तो भाई को हर किसी पास इतना नॉलेज तो है नहीं, और ना ही इतनी एक्सपीरियंस भी है, इतना अच्छा ट्रेनिंग भी नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाए। तो उसके लिए इनको यहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। लेकिन फिर यहाँ पे बोला भी ये गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि हम आंगनबाड़ी के जितने भी हैं, मतलब जितने भी वहाँ पे लोग काम करने वाले हैं, अब उनमें अगर 12th पास जितने भी लोग हैं उनको हम 6 महीने का एक कोर्स कराएंगे।
ट्रेनिंग कोर्स कराएंगे जो 12th पास हैं, और जो 12th से नीचे के हैं उनको हम 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स कराएंगे ताकि वो प्री प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ा सके और एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा सकें। अब स्कूल सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड। अब तक ये कहा गया है, माना जाता है, एक मतलब समझ लो बोर्ड्स को हवा बना रखा है कि यार 10th का बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया। बच्चे पढ़ने से ज़्यादा तो मतलब प्रेशर लेने लगते हैं। इसीलिए इस पे मतलब लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड्स तो रहेंगे, लेकिन उनकी जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो थोड़ा कम कर दिया जाएगा। उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम कर दी जाएगी। यानी बच्चों को रट्टाफिकेशन वाली नॉलेज नहीं लगे, मतलब ये नहीं कहेंगे कि आप रट करके बोर्ड में लिख के आ जाओ, तो ऐसा नहीं कहेंगे वो। इसीलिए बोर्ड का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम कर देंगे ताकि बच्चे फोकस करें किस पे, एनालिटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें, एप्लीकेशन बेस्ड और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें बजाय रट्टाफिकेशन वाली नॉलेज के। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट एनईपी में क्या किया जाएगा कि जो बोर्ड्स हैं वो साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे। यानी मान लो आप एक बार बोर्ड देते हो, आपके परसेंटेज उतने अच्छे नहीं हैं तो आप दोबारा दे सकते हो। और अब ये ज़रूरी नहीं होगा कि आप जो 10th में आपको जितने मार्क्स के बेसिस पे, ज़रूरी नहीं है आपको 11th में एडमिशन मिले। आप 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपको, मतलब अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो 11th में आपको भाई ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो अब ऐसा नहीं होगा। और 12th में भी अब ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो कॉलेजों में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा, ये तो वो भी कम कर देंगे। यानी इम्पोर्टेंस बोर्ड तो रहेगा, बोर्ड कराएंगे लेकिन साल में 2 बार कराएंगे ताकि बर्डन कम हो, और इम्पोर्टेंस थोड़ी कम कर देंगे ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट की तरफ, मतलब रट्टे की तरफ ना भागे, कॉन्सेप्ट की तरफ भागे, नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन की तरफ भागे, ना कि रट्टे की तरफ। और सबसे बड़ा चेंजेस तो ये किया गया है कि जैसे मान लो 9th क्लास से अब जैसे कोई बच्चा है 10th क्लास में, उसको पता है कि भाई मुझे आगे कोई ऐसे लाइन में जाना है जिसके लिए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं। एक बच्चा कहता है कि मुझे भाई फ़ोटोग्राफ़र बनना है, मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना है, क्रिकेटर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मान लो मुझे क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए मैथ्स पढ़ना कोई इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, या साइंस पढ़ना कोई इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। लेकिन ये है कि भाई थोड़ा सा नॉलेज के लिए उसने साइंस या फिर फिज़िक्स मान लो ले लिया। अब वो चाहता है कि यार फिज़िक्स ले तो लिया लेकिन मैं पढ़ पाऊँगा ही नहीं, कर पाऊँगा ही नहीं, फेल हो जाऊँगा, तो उसके लिए मतलब इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि क्रिकेटर बनना है इसको आगे जाके, इसका एम क्रिकेटर का है, तो इसके लिए फिज़िक्स इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है पढ़ना, लेकिन इसका मन है कि भाई मैं फ़िज़िक्स पढ़ूँ। तो ये क्या कर सकता है कि थोड़ा सा इसका बर्डन कम करने के लिए अब ये कर दिया गया है कि जो बच्चे को मतलब ऐसा लगता है कि मैं ये सब्जेक्ट थोड़ा मेरा मुश्किल होगा लेकिन पढ़ना है मुझे, तो उसके लिए 2 चीज़ कर दिए गए हैं, एडवांस और बेसिक। हर सब्जेक्ट में एडवांस और बेसिक कर दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट में। जैसे इस साल 10th में हुआ था ना, एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस मैथ और बेसिक मैथ कर दिया गया था, वैसे अब हर सब्जेक्ट में हो जाएंगे। जो जिस बच्चों को लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना चाहिए लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊंगा उतने आसानी से, या फिर मुझे आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो ये बेसिक चुन सकते हैं वो बच्चे। और जिनको लगता है कि भाई मेरे को पढ़ना है, एडवांस लेवल पर पढ़ना है, उनको ज़रूरत पड़ेगी इसके आगे, तो वो एडवांस लेवल पर इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा किया है इसको, कि ताकि जो बच्चों को लगता है कि भाई इस सब्जेक्ट का मेरे करियर में कोई ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो वो पढ़ सकता है और इतना कोई बर्डन भी नहीं आएगा उस पर। अब ये जो चेंज मैं बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत बड़ा चेंज है। ये चेंज में क्या है कि जैसे मान लो आपको जो स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी, यानी सब्जेक्ट चूज़ करने आपको, जैसे करिकुलर सब्जेक्ट, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, ये सब जो आपको चूज़ करने होते थे, तो इसमें पहले था कि ये चूज़ करना बहुत हार्ड होता था, लेकिन इसमें सेपरेशन, मतलब चूज़ करने की सेपरेशन को कम कर दिया गया है। यानी अब कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इस सब को मतलब स्ट्रीम ही ख़त्म कर दी गई है। अब
स्ट्रीम ख़त्म कर दी गई, स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, मतलब कर दिया जाएगा एनईपी में, कर दिया। अगर जब पॉलिसी लागू होगी तो उसमें स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। और उसके बजाय मान लो जो बच्चे को पहले आज के टाइम में जिस बच्चे को मन है यार मुझे फिजिक्स भी पढ़ना है लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है उसके साथ, और उसके बाद इसके साथ अकाउंट्स भी पढ़ना है मुझे, जिस बच्चे का ये मन है तो वह बच्चा जा सकता है उसकी तरफ। वो हिस्ट्री भी ले सकता है, फिजिक्स भी ले सकता है, अकाउंट्स भी ले सकता है। तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो ये बहुत बड़ा चेंज है। हम जो बच्चे पास हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, 11 12 पास कर चुके हैं, अगर हमारे टाइम में ये होता तो शायद एक बेटर रिजल्ट हर बच्चा दे सकता था। अब आगे आई होप हर बच्चा अब एक बेटर रिजल्ट देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अब फोकस पढ़ने पे नहीं किया जाएगा, अब फोकस किया जाएगा नॉलेज पे। यानी स्टूडेंट को हमें पढ़ाना नहीं है, हमें उससे मतलब ज्ञान देना, हर चीज़ का सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमें उसको ज्ञानी बनाना है। अब ये है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किताब की नॉलेज लेके ही हम ज्ञानी बन सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो बंदा फ़ोटोग्राफी करना चाहता है उसको फ़ोटोग्राफी लाइन में अगर हम बहुत आगे बढ़ा दें या बहुत मेहनत करें तो वो फ़ोटोग्राफी लाइन का ज्ञानी बन जाएगा। नॉलेज मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी उसकी फ़ोटोग्राफी लाइन की, तो नॉलेज तो है उसमें। तो अब फोकस किया जाएगा एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज पे। इस एनईपी का सबसे बड़ा खास अगर हम देखा जाए तो इसका रीज़न ही है एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज सबके लिए। रट्टे को तो भूल जाओ। और सब्जेक्ट्स मान लीजिए जैसे पहले कोई थे जो स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट होते थे, फिजिकल एजुकेशन, उनको थोड़ी सी महत्व कम दी जाती थी, इंपॉर्टेंस कम दी जाती थी, तो वो भी अब चेंज हो जाएगा। अब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको सेम लेवल पे फोकस किया जाएगा। यानी किसी को ही नहीं समझा जाएगा यार ये सब्जेक्ट कम है, मतलब इसका वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा, ये अब नहीं देखा जाएगा। सबका मार्क्स वेटेज सबका सेम कर दिया जाएगा। किसी का ये नहीं है वैल्यू थोड़ा कम है ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे अभी भी आप देखते थे, जैसे मेरे को ले लीजिए, 12th में था, साइंस ले रखी थी, ऑप्शन है फिजिकल था, तो ऐसा लगता था फिजिकल मतलब मैंने पढ़ी लास्ट में, फिजिकल एजुकेशन मैंने लास्ट में ही आके पढ़ी थी बस। क्यों? क्योंकि यार उस समय हम इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब हर सब्जेक्ट को एक सेम लेवल पे देखा जाएगा, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। और जिस तरह और मैंने जो बताया कि जो स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो जो मैंने सब्जेक्ट ले सकता है। और एक जो मार्किंग सिस्टम है उसमें भी बहुत बड़ा वो किया गया है, चेंज किया गया है कि जो स्टूडेंट है अब वो खुद को भी वो मतलब एक सिर्फ टीचर ही स्टूडेंट को मार्क्स नहीं देगा, ग्रेडिंग सिर्फ टीचर नहीं देगा, उस स्टूडेंट के फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट, वो खुद अपने आप को जज करेगा या अपने आप को मार्क्स देगा। पहले होता था कि भाई एक टीचर है, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है थोड़ा सा, एक चीज़ में मतलब एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो इस टीचर ने उसको बिल्कुल कम मार्क्स दे दिए और बोल दिया कि ये तो बेकार ये स्टूडेंट बेकार है, बोल दिया। यार आप क्या सिर्फ एक टीचर, एक सब्जेक्ट के टीचर, सिर्फ एक सब्जेक्ट के टीचर के कहने से बच्चा कमज़ोर हो गया, या बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है, या फिर बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता? शायद वो किसी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, क्योंकि पहले बच्चे से पूछे नहीं। आप जैसे किसी बच्चे से पूछा जाएगा या उसके दोस्तों से या क्लासमेट से पूछा जाएगा तो वो कह सकते हैं कि यार ये मैथ में अच्छा नहीं है लेकिन इसकी साइंस बहुत अच्छी है, फिजिक्स में बहुत अच्छा है। बच्चा खुद बच्चे से आप खुद ही पूछ सकते हो। अब बच्चे से जैसे पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है आप किस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, तो बच्चा बोल सकता है कि मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ, मैथ मेरे को अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चा आप खुद को भी जज कर सकता है, सिर्फ टीचर के हाथ में नहीं रह जाएगा। और अब स्कूलों में मतलब एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद स्कूलों में ये सिस्टम नहीं रह जाएगा कि मतलब ये है टीचर ने कह दिया ये चैप्टर है, इसके 4 क्वेश्चन याद कर लेना, या फिर ये असाइनमेंट है ये कर लेना तो मैं एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, इतने नंबर ले आओगे। अब इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाएगा। अब जो फोकस किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा? स्किल बेस्ड नॉलेज पे, ना कि यार ये असाइनमेंट कर लो तो पास हो जाओगे। ये चीज़ अब नहीं सिखाई जाएगी, ये चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी।
अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी में 2035 के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लिए काम किया जा रहा है या तय किया गया है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है? अब मान लीजिए इसका एग्जांपल के समझाता हूँ कि होता क्या है ये। तो जैसे मान लो कि एक एरिया है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, उसमें 1000 बच्चे ऐसे हैं, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, 1000 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, यानी पढ़ सकते हैं, यानी उनकी जो एज है वो मतलब शिक्षा के अधिकार में आती है। और 100 में से 900 बच्चे मान लो पढ़ते हैं, उसमें से मतलब 1000 में से 900 बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, मतलब स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जो वहाँ का जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 90%। तो वो जो 90% है वो उस एरिया का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाता है। तो अब इस वक्त अगर देखा जाए तो जो हमारी प्री प्राइमरी जो यानी नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक की अगर देखा जाए तो हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो ऑलमोस्ट 100% है। ऑलमोस्ट मतलब 90% है, किसी किसी एरिया में 90% है, नहीं तो ऑलमोस्ट हर एरिया में 100% होती है। लेकिन यही है, जब ऊपर थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते आते हैं, क्लासेस जैसी बढ़ती है, तो 8th क्लास तक ये रेशियो 80% रह जाती है। और 11th-12th आते आते ये रेशियो 56.5% रह जाती है। यानी जब 100 में से 1000 में से 1000 बच्चे पढ़ रहे थे या 1000 में से 900 बच्चे पढ़ रहे थे, तो अब 11th-12th आते आते वो सिर्फ 550 बच्चे बचते हैं। और हायर एजुकेशन तो और भी है, हायर एजुकेशन में तो ये आते आते 26.3% हो जाता है। ये इस वक्त का डेटा है ये, यानी अगर 1000 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो लास्ट तक आते आते डिग्री सिर्फ 200 ही बच्चे ले पाते हैं। तो सरकार ने तय किया है कि सेकेंडरी स्कूल जो है यानी सेकेंडरी स्टेज पे इसको 100% यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को GER को 100% किया जाएगा और हायर एजुकेशन को 50% किया जाएगा। अब आते हैं लैंग्वेज की तरफ। तो लैंग्वेज जो है सबसे मेन प्रेफरेंस रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी का। तो इसमें बताया गया है कि काफ़ी तरह के, सबसे पहली बात तो शुरुआत से इससे पहले वाली हमारी अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला था, उसको भी अपनाया गया है, आगे बढ़ाया गया है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में आने का मतलब क्या होता है कि उस कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी चीज़ आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, उस सब्जेक्ट पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं अपने अपने मत पे, यानी अपने अपने अधिकार क्षेत्र पे कानून बना सकते हैं। और दोनों को मतलब केंद्र के कानून में राज्य मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता और राष्ट्र के राज्य के उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये समझ लो ऑलमोस्ट रिकमेंडेशन पेज है। ये कोई एक ये नहीं है कि आपको लागू करना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है। हर मतलब कुछ कुछ ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं इसमें, मतलब ज़्यादातर ऐसी सब्जेक्ट्स हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में कि आपको रेकमेंड किया गया है, ये सारे स्टेट को रेकमेंड किया गया है। अब बाकी डिसाइड ये स्टेट पे बचता है कि उनका क्या सोच है, वो इसको अपनाते हैं या फिर कुछ अलग इसमें फेरबदल करना चाहेंगे, तो ये स्टेट पे डिपेंड है। तो वही है, जो लैंग्वेज है वो इसने NEP में रेकमेंड किया गया है कि जो स्टूडेंट बच्चा है, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, ये बताया गया है कि 4 साल 3 साल 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में ज़्यादा गेन कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कम गेन कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर मदर टंग। तो इसमें सरकार ने एक मतलब NEP में कहा गया है कि आप 5th क्लास तक कम से कम, और अगर आप चाहो तो 8th क्लास तक भी बच्चों को उनकी मदर टंग में या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ। ये रेकमेंड किया गया है। बोला ये मैंडेटरी नहीं किया उनके लिए, लेकिन रेकमेंड किया है। अब
अभी ये तो रेकमेंड कर रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार ने कहा तो ये एनईपी में ये बोला तो क्या है कि रिकमेंडेशन है, लेकिन भाई स्टेट को ना अपनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में। तो इस पे जो क्रिटिसिज्म उठे हैं प्राइमरी एजुकेशन के मदर टंग में, प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग के लिए जो क्रिटिसिज्म उठे हैं वो ये उठे हैं कि ये एक अनइक्वल लर्निंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में तो यानी गवर्नमेंट स्कूल में तो चलो आप फॉलो करवा दोगे, आप करवा लोगे मदर टंग में आप एजुकेशन बच्चों को करवा दोगे, लेकिन पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल में कैसे कराओगे? क्योंकि जो मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो समझ लो इंग्लिश में ही अब तक पढ़ाई हो रही है उनकी, और वो चाहेंगे भी नहीं कि मैं हम बदले, तो वो तो अपने हिसाब से चलेंगे और इंग्लिश में ही अपनी आगे की पढ़ाई रखेंगे। तो इस वजह से जैसे मान लो जो स्टेट वर्सेस स्टेट हो जाएगा कि जो बच्चा मान लो आंध्र प्रदेश है, अभी आंध्र प्रदेश ने मतलब ये इस पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पे बात भी उठाई है कि मना कर दिया है कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को नहीं अपनाएंगे। तो वही बात है कि जो मान लो जो बंदा मतलब जो आंध्र प्रदेश में पढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश ने बोला है कि हम इंग्लिश ही पढ़ाएंगे अपने स्कूलों में, इंग्लिश कंपलसरी कर देंगे। तो आंध्र प्रदेश का बच्चा इंग्लिश सीख रहा है और जो तमिलनाडु में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीख रहे हैं, तमिल सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो आगे चल के, क्योंकि आज का टाइम ये है, चाहे इंटरनेट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और जितने फील्ड है हमारे आजकल की जो डोमेस्टिक लैंग्वेज है किसी भी फील्ड में वो इंग्लिश है। तो एक बच्चा इंग्लिश पढ़कर आ रहा है आंध्र प्रदेश से, एक बच्चा तमिलनाडु से तमिल या हिंदी में पढ़कर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस इंग्लिश वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यही बोला गया है कि भाई ये तो अनइक्वल लर्निंग हो जाएगी, स्टेट वर्सेस स्टेट हो जाएगा, प्राइवेट और पब्लिक का भी डिफरेंस हो जाएगा, और बाकी ये क्लास डिवाइड भी हो जाएगा। मतलब जो जितने भी पैसे वाले या फिर बड़े बड़े लोग हैं वो तो यही चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई इंग्लिश में कराएं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स का, उनको तो पब्लिक स्कूल्स में डालना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स में डालना पड़ेगा। जो प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट के अंदर है, केंद्र सरकार के अंदर है, तो उसमें तो भाई ये फॉलो होगा ही होगा, जो मदर टंग वाला है वो तो फॉलो होगा ही होगा। तो फिर तो इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ये पढ़ेंगे अपना मदर टंग में, वो पढ़ेंगे अपना, मतलब बाद में भले ही इंग्लिश में पढ़े, लेकिन क्या इंग्लिश में पढ़ पाएंगे बाद में? ये अगर मदर टंग में होगा शुरुआत से, फिर उसके बाद इंग्लिश, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्रिटिसिज्म उठे हैं काफ़ी सारे। बाकी इसका जो रिजल्ट है वो तो तभी पता लगेगा जब अप्लाई हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, कॉलेज एडमिशन की तरफ। यानी कॉलेज एडमिशन के लिए आपको इस वक्त टाइम, जैसे अभी मैंने बताया कि एनईपी ने कहा है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम को हम प्रेफरेंसेस यानी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम कर रहे हैं। तो इसमें 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कैसे उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, उसकी वैल्यू कैसे कम होगी या उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम कैसी होगी? वो ऐसे होगी कि अब हम 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, वो क्यों देते हैं? ताकि हमारे मतलब क्यों उसको प्रेफरेंस देते हैं? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पे ही हमारे आगे एडमिशन्स होते हैं। जो मेरिट लिस्ट निकलते हैं कॉलेजों के, उसमें उनके अपने एंट्री एग्ज़ाम तो होते ही होते हैं, लेकिन हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही एडमिशन होते हैं। तो अब इसको पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। अब एक कॉलेज के एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि एनटीए करवाएगी, नेशनल टेस्ट एजेंसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अब इस एग्ज़ाम को देने के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री में आप इस एग्ज़ाम को पास करते हो तो आपकी रैंकिंग के हिसाब से आप किसी भी स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, किसी भी स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो आप अपने रैंक के हिसाब से। और ये जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार कराया जाएगा, ताकि भाई एक बार बंदे के मतलब एक बार किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर कम आ जाते हैं पहले एग्ज़ाम में तो उसको साल भर तक इंतजार ना करना पड़े, 6 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम दे देगा। तो इससे क्या होगा कि मान लो जिस बच्चे के बोर्ड में कम मार्क्स आते हैं, कम एग्ज़ाम मतलब नंबर कम आते हैं, तो वो ये कॉमन एग्ज़ाम दे दे, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम CE दे, अपना फिर एडमिशन ले, तो इतना बोर्ड का कुछ इंपॉर्टेंस अब रह नहीं जाएगा। उसके बाद
भी थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये भी है कि ये भी एक समझ लो थोड़ा सा रिकमेंडेशन ही होगा किसी किसी कॉलेज के लिए। हर कॉलेज को मतलब हर यूनिवर्सिटी, ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी इसको अपनाए। इस वक्त जो बात निकल के आ रही है कि हर यूनिवर्सिटी तो ज़रूरी नहीं है इसको अपनाएगी। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्ज़ाम करवाती है, फॉर्म्स निकालती है, तो उसमें उनकी एक इनकम होती है, तो वो तो नहीं चाहेगी कि हमारी ये इनकम बंद हो जाए। तो शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ना भी माने, हो सकता है। अब बढ़ते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। तो पहले हायर एजुकेशन में अलग अलग कमीशन हुआ करते थे, तो अब उन सब को मिलाकर एक कर दिया जाता है, एक कर दिया गया है, और वो बन गया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। तो ये इसकी बात तो न्यूज़ में तभी आ गई थी जब इसका 2019 में ड्राफ्ट निकला था, यानी जब ये स्टार्ट हुआ था ये बनना। वैसे एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आज से 5 साल पहले इसका जो बनना स्टार्ट हुआ था, तो 2 साल पहले करीब ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चे में आई थी, और अब तो पूरा ही न्यूज़ निकल के आ गया है। तो जो एंटायर हायर एजुकेशन है वो हमारा HECI के अंडर आ जाएगा, सिवाय मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर। मतलब लीगल एजुकेशन क्या है, जो लॉ करते हैं या मेडिकल का पेपर देते हैं, उन सब को छोड़कर बाकी जितने भी हायर एजुकेशन के अथॉरिटी है वो सब इनके अंडर आ जाएगी। किसके अंडर? हायर एजुकेशन के अंडर, HECI के अंदर। और जो एक मेजर चेंज किया गया है, मतलब अभी किया नहीं जाएगा ये अराउंड मतलब बताया जा रहा है कि 15 साल के अंदर अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं, वो जो एफिलिएशन का जो झंझट है वो पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लोगे तभी आप कॉलेज चला पाओगे, ये अब ज़रूरी नहीं होगा। आप अपना खुद का कोर्सेज दे पाओगे, खुद का कोर्सेज मतलब बना पाओ। कोई भी कॉलेज अपना खुद का कोर्सेज चला पाएगी, अपनी डिग्री दे पाएगी, अपना उनकी जो ग्रेजुएशन डिग्री होगी वो वैल्यूएबल होगी। ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपको जब तक यूनिवर्सिटी का ठप्पा नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं होगा। तो ये बताया जा रहा है कि 15 साल के अंदर में ये मतलब इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। और अब जितने भी हायर एजुकेशनल सिस्टम है उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज आती है उसको डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। और डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होगा कि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो IIT है, IIT में अभी तक से 2 ही IIT है कि आई थिंक IIT दिल्ली और खड़गपुर, जिसमें आप आर्ट्स का या ह्यूमैनिटीज़ का कुछ पढ़ाई स्टार्ट हुआ है। नहीं तो ऑलमोस्ट हर IIT में सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। तो अब हर उनको मल्टीडिसिप्लिनरी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ज़रूरी सिर्फ उनमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की पढ़ाई नहीं होगी किसी कॉलेज में। हर कॉलेज में मतलब 2-3 4 तरह की पढ़ाई करवाई जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि जो मल्टीडिसिप्लिनरी है वो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को 2040 तक कर दिया जाएगा। हर ये कॉलेज में मल्टीडिसिप्लिनरी एस्टेब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी इन्होंने बोला है कि 15 साल आई थिंक उन्होंने बोला है कि लगेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के पास आसपास में एक यूनिवर्सिटी ज़रूर होगी। यानी अब आपको बहुत ज़्यादा दूर मतलब एक कॉलेज मान लो यहाँ है और उसकी यूनिवर्सिटी यहाँ है, काम पड़ता है, तो आपको इतना दूर यूनिवर्सिटी में जाओ, उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अब एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में रिसर्च को फंड करेगा। यानी रिसर्च जो होते हैं किसी भी उस फील्ड में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये NRF उसको फंड करेगा, यानी फंड देगा उसको। और अब कॉलेज में जो 3 साल के कोर्स हुआ करते थे, यानी जो हमारे ग्रेजुएशन कोर्स होता है वो 3 साल का होता था, अब उसको 4 साल का कर दिया जाएगा। और मेजर चेंज यही है, मल्टी एंट्री एग्जिट ऑप्शन। मतलब अब ये कर दिया गया है इस नए शिक्षा नीति के बाद ये हो जाएगा कि किसी को भी
मान लो कोई बंदा है जिसने बीए में एडमिशन ले लिया, बीए हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, तो अब उसको वो लग रहा है कि यार 1 साल पढ़ाई करने के बाद उसको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगी या फिर मेरे को दूसरे चीज़ में जाना चाहिए था, तो वो उसको छोड़ सकता है। और छोड़ने के बाद ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ नहीं, अब ये चीज़ नहीं होगा कि उसको उसकी कोई भी क्रेडिट मतलब उस छोड़ने के बाद भी उसको उसका क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट मिलेगा इन द सेंस मतलब कि मान लीजिए कोई भी बंदा है वो अपना कोर्स बीच में छोड़ना चाहता है, तो अगर वो 1 साल के बाद कोर्स छोड़ता है, यानी 1 साल कोर्स करता है अपना कोई भी डिग्री, तो उसको सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी एक, अगर 1 साल करता है। और अगर उसने 2 साल का अपने पूरे कोर्स का 2 साल किया पढ़ाई, तो उसको मिलेगी डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा उसको। और अगर 3 साल करता है तो फिर उसको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। और अगर बैचलर की डिग्री के बाद भी अगर वो 1 साल और यानी चौथा साल भी पढ़ता है, तो उसको बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च का डिग्री भी मिलेगी एक, यानी उसने 1 साल इसमें रिसर्च भी किया है, जो पढ़ा है उसने उस पर रिसर्च भी किया है, तो उसकी एक अलग डिग्री मिलेगी। तो अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो ये हायर एजुकेशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर चेंज है। और अब एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी स्टार्ट किया जाएगा। ये इससे क्या होगा कि डिजिटली आपके मान लीजिए आपने 1 ही साल पढ़ाई की है, तो आपकी जो 1 साल की पढ़ाई है उसका जो स्कोर है ये उसको डिजिटली स्टोर करके रखेगा। मान लीजिए फिर अगर आप कई सालों बाद 5 साल बाद 6 साल बाद फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सेम कॉलेज से नहीं भले दूसरी किसी और कॉलेज से भी करना चाहते हैं, तो आपके उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका जितना भी डेटा है या स्कोर का डेटा है वो स्टोर रहेगा और आप आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 40 नंबर आपके पास बैंक में, आपके एकेडमिक बैंक में स्कोर जो है उसकी जो मतलब 10 स्कोर है और आपको 40 स्कोर चाहिए पास करने के लिए, तो आप जाके मतलब दोबारा 5 साल बाद पढ़ाई स्टार्ट करके आप 30 स्कोर कमाइए, अर्न कीजिए स्टडी करके, और आपको 10 स्कोर उसमें ऐड हो जाएगा और आप पास आउट हो जाओगे। तो मतलब मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा चेंजेस किए गए हैं। और अब जो मास्टर इन फिलॉसफी यानी एमफिल जो है ये डिग्री को पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। अब से मास्टर एमफिल जो है वो, और ये शायद अभी अगले साल से मेरे ख्याल से शायद हो जाइए, तो जो इस साल जो पढ़ रहे हैं ये उनमें उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी ये, लेकिन अब अगले साल से ऐसे किसी भी कॉलेज में कोई कोर्स एमफिल नाम का कोई कोर्स नहीं होगा। और एमफिल जो कोर्स है मैं आपको बता दूं वो कोर्स क्या होता है। ये होता है मास्टर इन फिलॉसफी का कोर्स। ये बेसिकली एक रिसर्च कोर्स है, रिसर्च का कोर्स है। ये क्यों करवाया जाता है, ये मान लीजिए जो बच्चे मास्टर्स करते हैं, जो बच्चे मास्टर कर रहे हैं उनको आगे सोच रहे हैं कि भाई मुझे पीएचडी करनी है, तो पीएचडी में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो मान लीजिए मास्टर कर रहे हैं, उनको शायद अगर इतनी नॉलेज ना हो रिसर्च की, तो बीच में ये फिलॉसफी का कोर्स होता है, एमफिल का कोर्स होता है, तो ये करने के बाद फिर आप पीएचडी कर सकते हो। लेकिन अब इसको हटा दिया जाएगा। और बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जिसमें एमफिल का कोई नाम वो नहीं है, बच्चे मास्टर के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इस ज़रूरी नहीं है कि एमफिल दो, तो अब इंडिया में भी ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो सिस्टम है वो ये रहेगा कि मान लीजिए जो बंदे बीए करके आए, यानी उन्होंने 4 साल वाला बीए किया है जिसमें रिसर्च की भी डिग्री है उनके पास, उनको जो मास्टर्स है वो 1 ही साल करना पड़ेगा। 2 साल मास्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 1 ही साल का मास्टर्स करो और फिर पीएचडी दे दो। और जो बंदे 2 साल का 3 साल का बीए करके आएंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करके आएंगे, उनको फिर 2 साल का मास्टर का कोर्स करना पड़ेगा। और अब मास्टर के कोर्स में रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसके बाद फिर 2 साल बाद आप पीएचडी कर सकते हो, बीच में आपको एमफिल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस से पहले बता दूं आपको, जो इंडिया है अब जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ है उसको इंडिया में मतलब लेके आ रहे हैं, वो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो एक इस तरह से एक अच्छी बात भी है कि भाई हम फॉरेन की एजुकेशन भी समझ पाएंगे। लेकिन एक क्रिटिसिज्म ये है इसमें कि मान लीजिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपने लैंड बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि बाहर वालों पे। और दूसरा ये कि मान लीजिए इस वक्त जो हमारी सिस्टम जो एजुकेशन है
जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी मान लीजिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है जितने भी, उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है, जो भी फंड मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो इसलिए उनकी फीसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो फीस होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आएगी इंडिया में, बाहर की यूनिवर्सिटी आएगी इंडिया में, तो बेसिकली इसका एक नाम दिया गया है लोन बेस्ड एजुकेशन। अब लोन बेस्ड एजुकेशन क्यों दिया गया है कि बाहर की यूनिवर्सिटी आएगी वो तो भाई गवर्नमेंट के अंडर तो होगी नहीं कोई, मतलब एक है कि भाई चलना उनको गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा समझना, बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई अपनी एजुकेशन वो गवर्नमेंट के अंदर तो आके देंगे नहीं। अपनी फ़ीस वो गवर्नमेंट के उस पर तय करेंगे नहीं, वो तो अपने हिसाब से तय करेंगे, तो उनकी फ़ीस तो भाई उनके हिसाब से होगी हुई बहुत ज़्यादा। तो जो बच्चे चाहते हैं पढ़ना इन इस यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन वो पैसे उतने नहीं है, वो क्या लेंगे, लोन लेंगे, और मोस्टली लोन लेंगे, और फिर लोन लेंगे तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया लोन बेस्ड यूनिवर्सिटीज़। बाकी आगे फाइनेंस की बात करें तो बताया जा रहा है कि जो फाइनेंस में अब चाहे आप पहली वाली एजुकेशन पॉलिसी की बात करो, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी की बात करो, या फिर ये नई वाली एजुकेशन पॉलिसी की बात करो, सब में यही कहा गया है कि हम जीडीपी का 6% इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन पे, जीडीपी का 6% एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अब तक से किया नहीं गया है। अभी तक भी बताया जो डेटा है 4.43 सेंट्रल और स्टेट दोनों के इन्वेस्टमेंट को मिला के 4.43% जीडीपी का खर्च हो रहा है एजुकेशन पे। बाकी अब आगे देखते हैं इस बार एजुकेशन पॉलिसी में हो पाता है कि नहीं 6% इन्वेस्टमेंट, बाकी हो तो वेल एंड गुड। अब आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको पहले बता दूं कि जो बच्चे अभी मान लीजिए 10th क्लास में है और 2021 में या 22 में वो बोर्ड देंगे अपना, तो वो बच्चे भूल जाइए कि उनके टाइम तक आपका नई एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी पॉलिसी लागू हो चुकी है। ये बहुत मुश्किल है। ये बताया जा रहा है कम से कम भी अभी इसको 2023 तक मतलब तो जो 9th में है या 8th में है, वो जो 10th या 11th या 10th या 12th का बोर्ड देंगे तो वो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे देंगे। बाकी थोड़ा सा जल्दी कर सके तो शायद 22 वाले बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ी पॉलिसी है और इतनी बड़ी पॉलिसी को जल्दबाजी में लागू करना तो थोड़ा मुश्किल है। तो आराम से करा जाए लेकिन अच्छे से लागू हो। बाकी आप अपनी राय बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में, अपनी राय बताइए कि आपको ये एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगी है। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियोस मिस ना हो। और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।